नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत नाटक हस्तिनापुर की कथा वस्तु का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत नाटक में महाभारत की कथा कहना लेखक का उद्देश्य नहीं रहा है। उन्होंने तो महाभारत के कुछ महान व्यक्तियों की वास्तविकता से परिचित कराकर उनकी गलतियों और उनके दुष्परिणामों पर प्रकाश डालना चाहा है। इसके लिए उन्होंने महाभारत के एक अंश से संबंधित कथा को अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। यह कथा वस्तु नाटक के लिए कितनी उपयुक्त है, यह जानना अनिवार्य है। प्रस्तुत नाटक में महाभारत का वह पक्ष सामने रखा गया है जो मूल कथा में दब गया था। इस नाटक में नारी की पीड़ा सशक्त ढंग से व्यक्त की गई है और वह भी एक दासी के द्वारा। नाटक की कथा वस्तु का प्रारंभ धृतराष्ट्र और गांधारी के हस्तिनापुर छोड़कर वनगमन करने के निर्णय की शाम से किया गया है। जीवन भर धृतराष्ट्र के साथ रहे विदुर की भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो जाते हैं, किंतु उनकी माँ शुभा के ना जाने से वे पशुपेश में पड़ जाते हैं। उनके माँ शुभा कुरुमुक्त समाज राज्य में रहने में खुशी का अनुभव करने की बात कहती हैं। कुंती यह सोचकर भी वनगमन करती है कि लोग कहीं यह ना सोच लें कि धृतराष्ट्र आदि को पांडवों ने राज्य से निकाल दिया है। कथा वस्तु में उत्तराधिकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अंबिका और अंबालिका से कृष्ण द्वैपायन के नियोग से कराई गई संतानोत्पत्ति का भी वर्णन है। इसमें भीष्म और सत्यवती के उन रानियों की पीड़ा की भी चिंता की गई है जिसमें अंबिका ने भीष्म पर अनेक आक्षेप लगाए हैं। दासी शुभा के योग्य पुत्र विदुर के रहते हुए भी अंधे धृतराष्ट्र को राजा बनाने का निर्णय किया गया है। शुभा ने कुंती से भीष्म प्रतिज्ञा के दुष्परिणामों की चर्चा की है और कुरुवंश की परंपरा की आलोचना भी इस नाटक में हुई है। हस्तिनापुर नाटक की कथा वस्तु का विभाजन के आधार की दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रस्तुत नाटक की कथा वस्तु प्रसिद्ध उत्पाद्य और मिश्र में से प्रसिद्ध प्रख्यात कथा वस्तु है। इसका आधार प्रसिद्ध महाभारत इतिहास ग्रंथ है। इसमें कल्पना का भी पुट है और नाटक में विदुर की माँ का नाम शुभा रख दिया गया है। वह दासी है और पत्नी भी। वही नाटक का केंद्रीय पात्र है। उसी से संबंधित कथा आधिकारिक कथा है जो नाटक में शुरू से अंत तक फैली रहती है। उसे ही कुरु मुक्त राज्य में रहने की अभिलाषा की पूर्ति का फल मिला है। लेखक नाट्यशास्त्र के सिद्धांत के निर्वाह के लिए इच्छुक नहीं है। उन्होंने कुरुवंश की रूढ़ परंपरा का विरोध किया है। इसमें सत्यवती के विवाह पूर्व के वर्णन, कुंती और अंबिका संबंधी कथा भाग को प्रासंगिक कथाएं कह सकते हैं जो आधिकारिक कथा का पोषण कर रही हैं। इसमें भीष्म द्वारा अंबिका अंबालिका के अपहरण, सत्यवती के कानीन पुत्र की घटनाएं जुड़ी हैं। घटना संकलन अर्थात गौण कथाओं का होना, उनका आधिकारिक कथा से संबद्ध होना अरस्तु ने आवश्यक माना है। यह विशेषता इस नाटक में देखने को मिलती है। इसकी कथा वस्तु अधिक लंबी और उलझी हुई नहीं है जो अभिनय में कठिनाई उत्पन्न करे। दासी शुभा को नाटक की केंद्रीय पात्र सूत्रधार और ऐसा मुख्य वक्ता बनाया गया है जो भोक्ता भी है। लेखक ने इससे नई नाट्य तकनीक के पक्षों का उद्घाटन किया है। नाटक की कथा वस्तु में संकलन त्रय के निर्वाह का ध्यान रखा गया है और कथा वस्तु में 4 फ्लैशबैक दृश्यों का प्रयोग कर कथा वस्तु में एक रस श्रव्यता नहीं रहने दी है, उसे जीवंत दृश्यता प्रदान की गई है।
कथा वस्तु में कृष्ण द्वैपायन का अंबिका के कक्ष में प्रवेश अंबिका को अप्रत्याशित लगता है। कथा वस्तु में यह आकस्मिकता अत्यंत नाटकीय है और कथा में तनाव उत्पन्न करने वाली है। अंबिका नियोग के लिए देवर भीष्म की प्रतीक्षा करती थी। वह वर्णन पाठक में कौतूहल उत्पन्न करने वाला है। कथा वस्तु में शुभा बहुत बूढ़ी है, उसका चलना फिरना कठिन है। इस कारण रंगमंचीय दृष्टि से उसकी केंद्रीय भूमिका कठिनाई पैदा करती है। कुंती कुरुवंश एवं हस्तिनापुर के इतिहास से परिचित है, भुक्तभोगी है, बाहरी व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसका श्रोता मूढ़ प्रश्नकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाना भी अखरता है। नाटक की कथा वस्तु रंगमंच पर प्रस्तुत करने की दृष्टि से कठिनाई पैदा करने वाली नहीं है। कथा वस्तु मानवीय संवेदना जगाने में सक्षम है। अंबिका और शुभा द्वारा किया गया नारी की पीड़ा का वर्णन यहाँ मर्मस्पर्शी है। इस प्रकार इस प्रस्तुत कथा वस्तु नाटक के लिए उपयुक्त है। इसमें स्वाभाविकता है, नाटकीयता, रोचकता, कौतूहलता और लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ने की विशेषताएं हैं। धन्यवाद।